हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द सीरीज ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। आज की इस सीरीज में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, बेसिकली एक इंट्रोडक्शन देने वाला हूं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट स्टार्ट करने से पहले। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो हमारा सिलेबस है ना वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का, उसके अंदर कौन कौन से थिंकर्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोमिनेंट है आपको पॉलिटिकल साइंस के अंदर समझने के लिए, जब आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स को समझ रहे हैं। साथ के साथ इसमें आपको हर एक पॉलिटिकल थिंकर का सेंट्रल थीम बताऊंगा कि उनकी थ्योरी का सेंट्रल थीम क्या है। बेसिकली काफी सारी थ्योरीज दी है, लेकिन उसमें एक थ्योरी जो है या एक एक थॉट जो है, एक आइडिया जो है, वो प्रोमिनेंट है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना कोर्स लॉन्च कर दिया है। जो भी बच्चे यूजीसी नेट जेआरएफ एंड यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और खासकर पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, वो मेरा ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म होगा, आप उसको फिल कर दीजिएगा, मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको मिलेगा कॉन्फ्यूशियस। इन सबको ना आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजी में याद करना है। क्यों? क्योंकि देखिए, पॉलिटिकल थॉट जो है वो शेप करता है, पॉलिटिकल थॉट जो है ये शेप करता है आपका बेस्ड ऑन टाइम एंड स्पेस, कि किस टाइम पर और किस जगह पर हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, आज जो भी डेट है, आज मान लीजिए 30 जुलाई है, सपोज मान लीजिए आज 30 जुलाई है, तो यहां पर डेट सेम है, टाइम सेम है, बट स्पेस चेंज हो सकता है। मान लीजिए अमेरिका का एक चीज पर मानना अलग हो सकता है, चाइना का मानना अलग हो सकता है, रशिया का मानना अलग हो सकता है, और इंडिया का मानना अलग हो सकता है। यानी कि स्पेस चेंज हो गया है बट टाइम सेम है। ऐसा हो सकता है कि स्पेस सेम हो बट टाइम बदल जाए। जैसे कि भाई इंडिया में 1950s में सोच अलग थी, 1950s से पहले सोच अलग थी, अभी सोच अलग है। मान लीजिए जैसे कि पहले पेट्रियार्कल सिस्टम था इंडिया में, कास्टिसिज्म था, जातिवाद था, जो अनटचेबल्स थे, जो जो लोअर कास्ट थे, उनको तो घर में मतलब गिलास में पानी भी नहीं दिया जाता था, मटके में पानी भी नहीं दिया जाता था, अपने पास बैठाया भी नहीं जाता था। अब टाइम चेंज हो गया है, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी एडवांसमेंट हो गया, बहुत सारी चीज। यानी कि स्पेस सेम हो सकता है, टाइम अलग हो सकता है, टाइम सेम हो सकता है, स्पेस अलग हो सकता है, और टाइम एंड स्पेस दोनों अलग हो सकते हैं। और इसी टाइम एंड स्पेस के बेस पर जितने भी पॉलिटिकल थॉट वो डेवलप हुए हैं। जैसे कि आप देखेंगे, अगर जो कॉन्फ्यूशियस का टाइम है वो है 551 बीसी का। यहां पर जो सेंट्रल थीम है वो बेसिकली विजडम और वर्च्यू है। ठीक है, वो क्या है, विजडम एंड वर्च्यू है, बेसिकली एथिक्स एंड मॉरल्स के बेसिस पे ये सारी चीजें डेवलप होती थी। उसके बाद आएगा आपका सोक्रेट्स। सोक्रेट है 470 बीसी में, इसको कहा जाता है फादर ऑफ फिलॉसफी। यानी कि सोक्रेट्स ने फिलॉसफी के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया है। इसमें सोक्रेट्स का आपको डायलेक्टिक मेथड भी दिखेगा। ठीक है, डायलेक्टिक मेथड भी दिखेगा, जिसमें आप थीसिस एंटीथीसिस वाली बातें करते हैं। ठीक है, देन प्लेटो आएगा। प्लेटो है 428 बीसी में। प्लेटो का सेंट्रल थीम क्या है, फिलॉसफी है दैट इज आइडियलिस्टिक। वो अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें सोचता है कि भाई देखिए, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। वो सब जब हम आगे डिस्कस करेंगे वहां पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथ के साथ प्लेटो को कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। याद रखिएगा, सोक्रेट क्या है, फादर ऑफ फिलॉसफी, एंड प्लेटो क्या है, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। उसके बाद आएगा एरिस्टोटल। एरिस्टोटल आया था 384 बीसी के टाइम पर। इनका सेंट्रल थीम क्या, पॉलिटी। ये भी एक आइडियलिस्ट थे, बट इन्होंने जो सोसाइटी है यानी कि जो स्टेट है उसको गवर्न करने का जो तरीका बताया, वो क्या बताया, पॉलिटी बताया। वहीं पे प्लेटो क्या बताते हैं, फिलोसफर किंग बताते हैं, वो भी एक फिलोसफिकल थ्योरी है। ठीक है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो याद रखिएगा, फादर ऑफ फिलोसफी सोक्रेट्स, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी प्लेटो, एंड फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इट इज एरिस्टोटल। अब देखिए, इसके बाद यहां से क्या होगा, टाइम बदल जाएगा। ठीक है, टाइम बदल जाएगा, और टाइम बदलकर किस पर आ जाएगा, यहां पर माइकेवेली का टाइम आ जाएगा 1469। 1469 का जो टाइम है, यहां पर आप देखेंगे क्या होता है कि यहां पर चर्च और जो स्टेट की डिबेट थी वो एंड होने वाली होती है। ठीक है, आगे और भी आपको क्लियर समझ में आएगा। नाउ इनका जो सेंट्रल थीम है वो क्या है, प्रिंस। यानी कि स्टेट क्राफ्ट के ऊपर है, कि जो स्टेट को रूल कर रहा है, रूल कौन कर रहा है, प्रिंस कर रहा है। ठीक है, उस प्रिंस को कैसा होना चाहिए, लॉयन एंड फॉक्स की एक थ्योरी है, वो सब चीजें। देन आता है आपका थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स आए 1588 में। इनकी थ्योरी है लेविथन की और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की।
सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो स्टेट है वो आया कैसे है, स्टेट का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ है। और लेविथिन मतलब ये बात करते हैं बेसिकली लिबर्टी की, एक तरीके से फ्रीडम की बात करते हैं, ठीक है। जॉन लोक की थ्योरी है, ये आया 1632 में जन्म हुआ इनका, इनकी थ्योरी है लिबरलिज्म की। फिर आपका रूजो 1712 में इनका जन्म हुआ है, इनकी थ्योरी है जनरल विल की। बेंथम की है यूटिलिटेरियनिज्म की। तो ये जितनी भी थ्योरीज है, इन सब जो ये थिंकर्स हैं, इनका एक सेंट्रल थीम है। फिर आपका मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट है 1759 में, इनकी थ्योरी है फेमिनिज्म के ऊपर, फेमिनिस्ट है ये। हीगल की थ्योरी है स्टेट के ऊपर, 1770 में इनका जन्म हुआ है। देन है जेस मिल का जन्म हुआ है 1806 में, इनकी भी थ्योरी जो है वो लिबर्टी यूटिलिटेरियनिज्म पे है। जेस मिल को कहा जाता है पीटर हु डिनाइड हिज मास्टर, एंड इनका मास्टर कौन था, बेंथम, ठीक है। तो इसके ऊपर भी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग थ्योरी आएगी आगे, वो भी पढ़ेंगे। देन आते हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था 1818 में हुआ था, इनकी थ्योरी है कम्युनिज्म की। मेजरली इनकी थ्योरी क्या है, कम्युनिज्म की थ्योरी है, ठीक है। जो पूरा का पूरा कम्युनिज्म स्टार्ट हुआ है, यूएसएसआर भी जिसके बेस पे बना था, वो सब कार्ल मार्क्स की देन है, ठीक है। फिर आपको ग्राम्स्की मिलेगा 1891 में, यहां पर इन्होंने कल्चरल हेजेमनी बताया कि हेजेमनी मेन सेंटर क्या है इनका, हेजेमनी के ऊपर इन्होंने बात की है। फिर आपको माओ मिलेंगे। माओ जो है ये बेसिकली चाइना के अंदर थे, 1893 में इनका जन्म हुआ था। ये फादर ऑफ मॉडर्न कम्युनिस्ट कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न कम्युनिस्ट। इससे पहले जो ओरिजिनल कम्युनिज्म है वो किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने। फिर आपका है हैना आरेंट का जन्म हुआ है 1906 में, इन्होंने थ्योरी दी है टोटलिटेरियनिज्म की। नाउ जॉन रोल्स है, जॉन रोल्स का जन्म हुआ है 1921 में, इनकी थ्योरी है थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है इस समझने के लिए। देन आपको मिलेंगे फैनन का जो थ्योरी है 1925 में इनका जन्म हुआ है, इनकी थ्योरी है डीकोलोनाइजेशन और पोस्ट कॉलोनियलिज्म के ऊपर, ठीक है। ये सारी की सारी थ्योरीज हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सभी आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। तो उससे पहले जो हम पॉलिटिकल थिंकर्स को स्टार्ट करने वाले, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपका जो है पॉलिटिकल साइंस से अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करना चाहूंगा। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिटिकल साइंस है क्या। पॉलिटिकल साइंस बेसिकली इट इज अ कोर एरिया ऑफ स्टडी इन पॉलिटिकल साइंस। जो पॉलिटिकल साइंस में कोर एरिया ऑफ स्टडी है वो क्या है, स्टेट है। ये कहा जाता है कि हर चीज स्टेट से स्टार्ट होती है और स्टेट पर ही आकर खत्म हो जाती है, ठीक है। स्टेट है क्या, बेसिकली हम गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को स्टेट कहते हैं, लेकिन स्टेट की ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम स्टेट कहते किसको हैं, हम स्टेट उसको कहते हैं, स्टेट की ना 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको याद रखना पड़ेगा। पहला कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी होनी चाहिए, उस टेरिटरी में कुछ लोग रह रहे हो, ठीक है। अब वहां पर उन लोगों पे रूल करने के लिए गवर्नमेंट हो, और वो क्या हो, सॉवरिन हो, ठीक है। तो बेसिकली ये जो गवर्नमेंट है इसको भी डायरेक्टली डिनोट किया जाता है किस पर, स्टेट के साथ, ठीक है। तो याद रखिएगा स्टेट इज गवर्नमेंट। तो यानी कि कहने का मतलब ये पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट से ही स्टार्ट होती है, गवर्नमेंट पे ही खत्म हो जाता है। स्टेट जो है बेसिकली वो क्या है, स्टेट इज इवोल्विंग। स्टेट क्या है, स्टेट हमेशा इवोल्व हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो कंडीशन 1000 साल पहले थी वो आज भी थी। जैसे कि इमेजिन कीजिए कि अशोका का जो टाइम था वो चेंज हो गया, फिर मिडिवल में आए, मुगल्स आए, मुगल्स के बाद ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स के बाद अब क्या है, इंडियंस ही रूल कर रहे हैं। जब इंडियंस भी रूल कर रहे हैं तो 1950 का टाइम अलग था जो 2025 में। जैसे कि पहले कंप्यूटर भी नहीं होता था, फिर कंप्यूटर आया, कलर टीवी नहीं होते थे, फिर कलर टीवी आए, फिर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट, दिस एंड दैट, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, ठीक है। तो स्टेट क्या है, स्टेट धीरे धीरे क्या हो रहा है, इवोल्व हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो नेचर ऑफ स्टेट है वो क्या है, हमेशा बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। चेंज क्यों होता रहता है, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, और इन्वायरमेंट के साथ चीजें चेंज हो रही है, ठीक है। अब सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आता था, देखिए इसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा दूं। सोसाइटी पहले कैसी थी, पहले एक बार वो समझिए। देखिए सोसाइटी पहले कैसी थी, पहले रूरल सोसाइटी थी, एग्रीकल्चरल सोसाइटी, इसको हम कहते थे फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म कन्वर्ट हुआ किसमें, कैपिटलिज्म में। कैपिटलिज्म में कन्वर्ट कैसे हुआ, जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। कैपिटलिज्म को काउंटर करने के लिए क्या आया, सोशलिज्म आया, और सोशलिज्म के बाद क्या है, कम्युनिज्म है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, जब कार्ल मार्क्स वाला पढ़ाऊंगा ना तब और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। तो ये जो कैपिटलिज्म आया ना, कैपिटलिज्म के आने के बाद ही सोशलिज्म भी आया है, कम्युनिज्म भी आया है, फेमिनिज्म भी आया है। हर चीज यहां पर कैपिटलिज्म के साथ इवोल्व हो रही है। वैसे ही जब स्टेट की अगर सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले क्या था, एक सिटी स्टेट था। सबसे पहले क्या था, सिटी स्टेट था। ये कहां पे था, एथेंस।
और आज के टाइम पे ये एथेंस कहां पर है? ग्रीस। ठीक है, जो ग्रीस है ना वो क्या है, वो बहुत पुराने टाइम का एथेंस है। कौन से पुराने टाइम का? ये वाला टाइम, जिस टाइम पर आपका सोक्रेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटल ये तीन थे मेजरली, उस टाइम का। सिटी स्टेट के बाद क्या बना? सिटी स्टेट के बाद चेंज हुआ नेशन स्टेट में, वो भी आगे आपको पता चल जाएगा कैसे चेंज हो रहा है। और नेशन स्टेट के बाद क्या आया? फेडरेशन आया। अब समझते हैं कैसे आया। देखिए, सबसे पहले समझेंगे एवोल्यूशन ऑफ स्टेट इन द वेस्ट। देखिए, स्टेट का एवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ ना, वो वेस्ट के अंदर स्टार्ट हुआ। कैसे? पहले एंशियंट टाइम था। एंशियंट टाइम में क्या था? सिटी स्टेट था, और सिटी स्टेट को क्या कहा जाता था? पोलिस। पोलिस मतलब एक तरीके से पुलिस स्टेट टाइप होता था। ठीक है, पुलिस स्टेट टाइप होता था। ठीक है, नाउ ये जो होता था ना, ये हाईली डिसेंट्रलाइज था। क्या था? डिसेंट्रलाइज था। जैसे कि कहां देखने को मिलेगा? ग्रीस में, ग्रीक टाइम पर था। ठीक है, एथेंस मैंने बताया ना आपको, एथेंस के टाइम पे। ठीक है, यहां पर सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था किसका? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। ये जो सोसाइटी थी, ये एग्रेरियन सोसाइटी थी। मैंने अभी बताया ना, फ्यूडलिज्म एंड ऑल ये सब स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले क्या है? रूरल एग्रीकल्चरल सोसाइटी। यहां पर सबसे बड़ा जो सिस्टम था वो था स्लेवरी सिस्टम। स्लेवरी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जाती थी यहां पे। और अगर स्लेवरी प्रैक्टिस हो रही है, इसका मतलब क्या है? कि यहां पर नेचुरल इनइक्वालिटीज हैं। ये बिलीव करते थे किसमें? नेचुरल इनइक्वालिटीज में, जिसकी वजह से हायरार्की होती थी और पैट्रियार्कल सिस्टम था ये पूरा का पूरा सोसाइटी का। धीरे धीरे सोसाइटी इवॉल्व हुई, आगे बढ़े, और कई सालों बाद अब ये आता है मिडिवल टाइम। इंडिया में भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, तो वैसे यहां पे पढ़ेंगे। तो मिडिवल का टाइम आता है, ये आता है आपका रोमन एम्पायर। ठीक है, रोमन एम्पायर जैसे ही स्टेब्लिश होता है यूरोप के अंदर। देखिए, जैसे मान लीजिए ये यूरोप है, और यहां पर एक छोटी सी सिटी थी। क्या? ये एंशियंट टाइम में सिटी स्टेट जिसको हम बोलते हैं एथेंस। लेकिन बाद में ये पूरा का पूरा चला गया किसमें? रोमन एम्पायर में। सब रोमन एम्पायर के अंदर आ गया। ठीक, मिडिवल टाइम में ये बहुत ही सेंट्रलाइज्ड हो गया, हाईली सेंट्रलाइज्ड हो गया। ठीक, और यहां पर डिबेट स्टार्ट हो गई, यहां पे लड़ाई स्टार्ट हो गई स्टेट वर्सेस चर्च की। ठीक है, स्टेट वर्सेस चर्च। क्यों? क्योंकि यहां पे रिलीजन बहुत तेजी से डोमिनेट करने लगा। अब यहां पे स्टेट कह रहा है, राजा कह रहा है कि मैं रूल करूंगा, और यहां पे रिलीजन जो चर्च है बेसिकली, और चर्च का हेड कौन था? पोप। चर्च का हेड कौन है? पोप। ये पोप कह रहा है कि नहीं, सब मेरी सुनेंगे। अब लोग ज्यादातर किसकी तरफ इंक्लाइन होते हैं? रिलीजन की तरफ। अगर चर्च ने कुछ कह दिया तो शायद वो अपने राजा के अगेंस्ट भी चले जाएंगे। तो यहां पर इन दोनों के बीच में क्या होने लगी? लड़ाई होने लगी। तो ये वाला जो एरा है, यहां पर चर्च जो था वो बहुत पावरफुल था, और इस वाले एरा को, यानी कि मिडिवल का जो फेज था, उसको कहा जाता था डार्क एज। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, ना राजा को क्वेश्चन कर सकते, ना चर्च को क्वेश्चन कर सकते। ठीक है, किसी को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, और ये आपस में ही लड़ रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से इसको कहा जाता है, किंग वर्सेस पोप को कहा जाता है थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स, यानी कि दो तलवारों की लड़ाई। ठीक है, थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझा। क्यों? क्योंकि यहां पे चर्च क्या था? बहुत पावरफुल था। एम्पायर जो था वो वीक था, और एम्पायर के पास ही मेजर अथॉरिटी होती है, जिसमें आप जो पढ़ेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर आप पढ़ेंगे कि जो स्टेट है वो उसका एग्जिस्टेंस कैसे आया, इसलिए स्टेट ज्यादा पावरफुल था। बट चर्च ने ओवरटेक कर लिया था, चर्च उसके साथ, स्टेट के साथ लड़ाई में आ गया था। नाउ यहां पर यह डिबेट हो रही थी कि किसकी अथॉरिटी प्रिवेल करेगी, कौन चलाएगा इन लोगों को। ठीक है, कौन रूल करेगा? चर्च करेगा या स्टेट करेगा? इसी वजह से इसको कहा जाता था डार्क एज। अब आते हैं मॉडर्न की तरफ। मॉडर्न की तरफ क्या था? अगेन मॉडर्न भी क्या है? सेंट्रलाइज्ड है। और यहां पर कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है नेशन स्टेट का। और नेशन स्टेट में क्या है कि जो स्टेट है ना वो सॉवरेन है। यहां पर स्टेट को क्या दिया गया? सुप्रीम पावर दी गई। किसको दी गई? स्टेट को सुप्रीम पावर दी गई, यानी कि चर्च को नहीं, स्टेट को। यहां पे चर्च साइड हो गया, चर्च को हटा दिया गया है। ठीक है, चर्च को क्या कर दिया? सबऑर्डिनेट कर दिया किसके? स्टेट के। अब स्टेट के अंडर रहेगा चर्च। पहले क्या था? चर्च खुद में पावरफुल इंस्टीट्यूशन बन गया था। अब चर्च क्या होगा? स्टेट के अंडर होगा। जैसे इंडिया में भी देखिए, कोई भी धर्म है, वो धर्म सुप्रीम नहीं है, गवर्नमेंट सुप्रीम है, गवर्नमेंट के अंडर ही धर्म आता है। ठीक है, नाउ यहां पर सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट जो है वो मेन फीचर हो गया। सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट जो था वो क्या था? मेन फीचर यहां पे डेवलप हो गया है। तो सबसे पहले बात करें कि ये हुआ कैसे, ये स्टेट वर्सेस चर्च की डिबेट खत्म कैसे हुई, चर्च सबऑर्डिनेट कैसे हो गया। ठीक है, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो रोमन एम्पायर था, रोमन एम्पायर लास्ट में आते आते वीक होने लगा, और जो पूरा यूरोप था ना, यूरोप आपस में लड़ने लगा फिर से। जो एंशियंट टाइम में लड़ता था, बट फिर रोमन एम्पायर में आके वो पूरा का पूरा रोमन एम्पायर के अंदर ही आ गया था, लड़ते नहीं थे। बट एंड में आते आते वो फिर से लड़ने लगे, अपने अपने अलग अलग आजाद होने के लिए।
अब यहां पे क्या होता है, यहां पर एक वॉर होता है जिसको कहते हैं 30 ईयर वॉर, 30 ईयर वॉर कहते हैं हम उसको। तो यहां पर क्या होता है कि एंडेड कंफ्यूजन ऑफ मिडिवल टाइम स्टेट वर्सेस चर्च बाय ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया। एक 30 ईयर वॉर चलता है यूरोप के अंदर, खासकर रोमन एम्पायर में एट द लास्ट टाइम, और यहां पर ये वॉर एंड होता है, सेटल होता है किससे, ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया से, जो साइन होती है 1648 के अंदर। और यहां पर यह डिसाइड होता है कि देखो स्टेट जो होगा वो सोवरेन होगा, वो सुप्रीम होगा, चर्च जो होगा वो सबऑर्डिनेट होगा किसके, स्टेट के। यानी कि लॉ ऑफ स्टेट विल प्रिवेल ओवर द चर्च, सो द सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट इज सुप्रीम। ठीक है, आ गया समझ। नाउ यहां से स्टार्ट होता है नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट, और जो नेशन है वो क्या बन गया, यूनिटी ऑफ अथॉरिटी बन गया। अब नेशन क्या होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया यहां पर, और यहां पर नेशन स्टेट क्या हो गया, यूनिटी ऑफ अथॉरिटी। अब इसके बाद मॉडर्निज्म के बाद स्टार्ट होता है पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या आया, सुपर नेशनल बॉडी। जैसे 1918 में जैसे वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है तो 1919 में लीग ऑफ नेशन बनता है। लीग ऑफ नेशन फेल हो जाता है तो 1945 में क्या बनता है, यूनाइटेड नेशन बनता है। तो यूनाइटेड नेशन क्या है, एक तरीके से सुपर नेशनल बॉडी है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन क्या है, एक सुपर नेशनल बॉडी है, 1990s में बनती है। तो इस तरीके से पोस्ट मॉडर्न में सुपर नेशनल बॉडीज आती है। यहां पर दे ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट, यहां पर ट्रांसफर हो जाता है सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट का। जो स्टेट सॉवरेन बन गया था अब वो क्या हो जाएगा, अपनी अथॉरिटी को, अपनी सॉवरेनिटी को ट्रांसफर कर देगा, जैसे कि यूरोपियन यूनियन में हुआ है। एंड दे आर मूविंग फ्रॉम नेशन स्टेट टू नेशनलिज्म, नेशन स्टेट से नेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं। और यहां पर क्या बना रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आफ्टर दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, इसके बाद सुपर नेशनल बॉडीज बनती है। सुपर नेशनल बॉडी जैसे कि यूरोपियन यूनियन, और यूरोपियन यूनियन को कहा जाता है कॉन्फेडरेशन, लूज फेडरेशन। यानी क्यों कहा जाता है लूज फेडरेशन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया तो पीछे नहीं जा सकता, पीछे गया है। जैसे ब्रेक्सिट, नाउ वी कैन सी अ शिफ्ट फ्रॉम सुपर नेशनल टू नेशनल, यूके एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन एंड वी कॉल इट ब्रेक्सिट, ठीक है। and US quitting very important organization like UNHRC, WHSC etc. यहां पर क्या हो रहा है, जैसे देखिए 50 स्टेट्स को मिलाकर क्या बना है यूएसए। यूएसए क्या है, एक तरीके का फेडरेशन, ठीक है, वो बना है। यूरोपियन यूनियन क्या है, फेडरेशन है, बट ये क्या है, एक तरीके का लूज फेडरेशन है, ठीक है। तो ये भी बने, लेकिन धीरे धीरे यहां पे डिमांड क्या होने लगी बाद में, जैसे यूरोपियन यूनियन का पार्ट पहले क्या था, यूके था, बट यूके ने यहां से एग्जिट ले लिया। तो अब आपको देखने को मिलेगा पोस्ट मॉडर्निज्म के बाद भी, अब आपको देखने को मिलेगा कि ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, जैसे यूनाइटेड नेशंस एंड ऑल, यहां से लोग एग्जिट लेने लगे हैं। यूरोपियन यूनियन से एग्जिट ले लिया, यूनाइटेड नेशन से अमेरिका ने एग्जिट ले लिया, जैसे कि यूएनएचआरसी से एग्जिट लिया। तो ये सारी की सारी चीजें, तो ये पूरी की पूरी क्या है, टाइमलाइन है जो आपको समझनी पड़ेगी। नाउ इंपॉर्टेंट टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जैसे सिटी स्टेट। सिटी स्टेट आज अगर मैं आपको समझाऊं तो क्या है, मोनाको में सिटी स्टेट है, सिंगापुर में सिटी स्टेट है, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी जो है यहां पर भी, इसको भी सिटी स्टेट बोलते हैं। आपका ग्रीस था पहले का टाइम जो था, एथेंस, ये भी एक सिटी स्टेट का पार्ट था। अब सिटी स्टेट में दो टर्म है, एक सिटी है, एक स्टेट है। सिटी क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब इंडिया में नोएडा एक सिटी है, दिल्ली एक सिटी है, तो इस तरीके की एक सिटी। बट सिटी, वो जो सिटी है, जैसे अब आप देखिए नोएडा क्या है, नोएडा उत्तर प्रदेश का एक पार्ट है, एक सिटी है। बट दिल्ली क्या है, दिल्ली खुद में एक प्रॉपर सिटी है, दिल्ली की प्रॉपर एक गवर्नमेंट है, ठीक है। तो यहां पर जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है, तो स्टेट किसको कहेंगे, स्टेट एक पॉलिटिकल टर्म है, उसको हम स्टेट कहेंगे जहां पर एक प्रॉपर टेरिटरी हो, पॉपुलेशन हो, वहां की गवर्नमेंट हो, सॉवरेनिटी हो। तो ये सारे की सारी चार कंडीशन होनी चाहिए। हांगकांग जो है, आपने हांगकांग का नाम काफी बार सुना होगा। हांगकांग स्टेट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हांगकांग चाइना के अंदर है। मैंने चार चीजें बताई ना कि सॉवरेनिटी, सॉवरेन नहीं है। हांगकांग जो है उसकी टेरिटरी है, मान लिया, वहां पे पॉपुलेशन रह रही है, मान लिया, हांगकांग में गवर्नमेंट है, मान लिया, बट क्या वो सॉवरेन है, नहीं है, क्योंकि वो हांगकांग किसका पार्ट है, किसके अंडर है, चाइना का पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए हांगकांग स्टेट नहीं होगा। फिर आता है आपका कंट्री का कॉन्सेप्ट। कंट्री क्या है, एक ज्योग्राफिकल टर्म है स्टेट का। स्टेट का ज्योग्राफिकल टर्म जो होता है उसको हम कहते हैं कंट्री। अब बात करेंगे सिटी स्टेट के बाद क्या आता है, नेशन स्टेट। अब स्टेट आपको समझ में आ गया, सिटी आपको समझ में आ गई, अब आपको नेशन समझना पड़ेगा। नेशन क्या है, नेशन उसको कहा जाता है बेसिकली फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर। नेशन उसको कहेंगे जो कॉमन फीचर से बना है, जैसे कि कॉमन लैंग्वेज हो सकती है,
कॉमन हिस्ट्री हो सकती है, कॉमन एथनिसिटी हो सकती है, कॉमन कल्चर हो सकता है, कॉमन टेरिटरी हो सकती है। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, नेशन स्टेट कहते हैं। स्टेट में क्या होता है कि पीपल आर बाउंड बाय लॉ, डिफाइंड बाय द बाउंड्री। जैसे मान लीजिए ये इंडिया है या ये पाकिस्तान है। अब ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है। अब यहां का एक कानून होगा, यहां का एक कानून होगा, यहां में रहने वाले लोग इस कानून से बाउंड है, यहां पे रहने वाले लोग इस कानून से बाउंड है। यानी कि पीपल बाउंड बाय द लॉ एंड डेफिनेट बाउंड्री। तो इनकी एक डेफिनेट बाउंड्री है एंड वहां पे रहने वाले लोग जो है वो लॉ से बाउंड है। लेकिन नेशन में ऐसा नहीं है, पीपल बाउंड बाय बिलीफ, नो डेफिनेट बाउंड्री। जैसे कि मान लीजिए कॉमन लैंग्वेज है, अब पूरी दुनिया में सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग अलग अलग कंट्री में रह रहे हैं, तो वो सारे के सारे मिलकर क्या बोल सकते हैं, एक नेशनलिज्म की फीलिंग हो सकती है उनके अंदर, नेशनलिज्म की फीलिंग हो सकती है। ठीक है, कि हम सारे मिलकर पूरी दुनिया में इकट्ठे होकर अपना खुद का एक पर्पस जो है अचीव करेंगे। इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा जैसे सुपर नेशन का, क्या कहते हैं इसको, सुपर नेशन भी बोल सकते हैं आपको, जहां पर आप अलग अलग जगह पर रहे। जैसे एक कंट्री यहां, 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 ये अलग अलग कंट्री हैं। ठीक है, अलग अलग कंट्री में ये सारे लोग कॉमन हिस्ट्री शेयर करते हैं, कॉमन हिस्ट्री शेयर करते हैं। तो ये सारे लोग कंबाइन हो सकते हैं आने वाले टाइम में, सारे लोग कंबाइन हो सकते हैं। तो वो कहते हैं ना नेशनलिस्ट और नेशनलिज्म की फीलिंग, क्यों, क्योंकि कॉमन होना चाहिए, उन्हीं को नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी। हम इंडियंस को ज्यादातर क्यों रहती है, क्योंकि भाई हम यहीं पे पैदा हुए, हमारा धर्म यहीं का है, हम सब कुछ यहीं है, तो हम अपनी जो लैंड है उसको मातृभूमि मानते हैं, उसको मां मानते हैं। ठीक है, गाय को मां मानते हैं। तो क्यों, क्योंकि हमारी जो फीलिंग्स है वो सब यहां से बाउंड है, इसलिए हमारे अंदर वो नेशनलिज्म की फीलिंग आती है। बहुत सारे जो इंडिया में रह रहे हैं उनके अंदर नहीं आती नेशनलिज्म की फीलिंग, क्योंकि उनके जो बिलीफ्स हैं, उनके जो एथिक्स है वो किसी और जगह से जुड़े हुए हैं। आया समझ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। नाउ एक डिफरेंस देख लेते हैं कि जो सिटी स्टेट और नेशन स्टेट में क्या डिफरेंस है। सिटी स्टेट डिसेंट्रलाइज्ड होता था, नेशन स्टेट सेंट्रलाइज्ड। देखिए, अगर मान लीजिए आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो वो ऐसा हो सकता है कि भैया ठीक है जिसको जो करना है कर लो, क्योंकि बहुत इजी है इसको मैनेज करना। लेकिन एक फैमिली में 400 लोग हैं, तो हर किसी की बात नहीं सुन सकते, सिर्फ एक व्यक्ति ही फैसला ले सकता है उन 400 के बिहाफ पे। क्यों, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। इसलिए नेशन स्टेट बहुत बड़ा होता है, और जहां पे भी आपको बड़ी जगह दिखेगी, वहां पर जितना ज्यादा एरिया बड़ा होगा, उतना ही ज्यादा या स्टेट बड़ा होगा या एम्पायर बड़ा होगा, वहां पर आपको हैवीली सेंट्रलाइजेशन देखने को मिलेगा। लेकिन जितना छोटा होगा वहां पर उतना ही डिसेंट्रलाइज देखने को मिलेगा। सिटी स्टेट जो है वो एंशियंट कॉन्सेप्ट है, और नेशन स्टेट एक तरीके का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सिटी स्टेट बेसिकली स्मॉलर, एवरी सिटी स्टेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, हर सिटी स्टेट क्या है, वो इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन नेशन स्टेट क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। नेशन स्टेट क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, एंड वो अपने आप इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं एक तरीके से। क्यों, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड है वो। तो ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले क्या आया आपका, सबसे पहले आया आपका सिटी स्टेट, वो ग्रीक कॉन्सेप्ट है। नेशन स्टेट, जैसे कि इंडिया में भी आप एग्जांपल लीजिए तो तमिलनाडु हो गया आपका, तमिल नेशन हो गया, आंध्र नेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे तमिल लैंग्वेज बोलने वाले हैं। यहाँ पर आपको मिलेंगे कौन सा, तेलुगु बोलने वाले मिलेंगे। फिर आपका आएगा फेडरेशन या यूनियन, जैसे कि यूएसए और इंडिया। इस तरीके के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुए हैं। तो और साइज बड़ा होता जा रहा है, सिटी स्टेट में थोड़ा छोटा है, फिर नेशन स्टेट में थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उसमें और बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजें ना, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको समझनी पड़ेगी। जो मैंने अभी स्टेट आपको एक्सप्लेन किया, स्टेट के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं कि गांधी जो थे ना, गांधी वॉज अगेंस्ट द स्टेट। गांधी के साथ साथ कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द स्टेट। वो भी आगे आपको पता चल जाएगा कैसे थे। तो गांधी वॉज अगेंस्ट द स्टेट बिकॉज इट वुड लीड टू एनार्किज्म। उन्हें लगता था कि स्टेट जो है बहुत केओस क्रिएट कर देगा, बहुत ज्यादा ऑप्रेस करेगा, ये सब चीजें हैं। तो इसलिए ही सपोर्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन। स्टेट बहुत ही सेंट्रलाइज्ड होता है, जितना बड़ा होता चला जाएगा उतना ही सेंट्रलाइज होता चला जाएगा। इसलिए उन्होंने बोला स्वराज होना चाहिए। स्वराज का मतलब सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, और सेल्फ गवर्नेंस क्या होगा, डिसेंट्रलाइज, यानी कि वो पंचायत सिस्टम पे ज्यादा बिलीव करते थे। जब देश आजाद हुआ था ना, तब उन्होंने कांग्रेस को कहा था कि देखो, आपका जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पर्पस था वो देश को आजाद कराना था, अब आपने आजाद करा दिया है, तो अब इसको कांग्रेस को बंद कर दो। वो चाहते थे स्टेटलेस सोसाइटी रहना, स्टेटलेस सोसाइटी चाहते थे, बट नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं।
एक व्यक्ति है चार्ल्स मेटकाल्फ जो है, उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि इंडिया में जो गांव है, जो विलेज है ना, वो क्या है, विलेज रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, एक तरीके का सिटी स्टेट है। और जिसको आप सिमिलरली आप किसके कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं, गांधीज ग्राम स्वराज। सिटी स्टेट को उन्होंने क्या बोला है, विलेज रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये यहां पे क्या है, गांधीज ग्राम स्वराज से आप कंपेयर कर सकते हैं। इन सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही।